बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी पर। और मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई से रिलेटेड जो हमारा कोर्स चल रहा है एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के लेक्चर नंबर 8 की। इससे पहले का जो लेक्चर नंबर 7 है वो आपको ऊपर आई आइकन से मिल जाएगा उसका लिंक। और जितने भी लेक्चर्स अभी तक अपलोड हुए हैं लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक, अगर वो सभी देखने हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक कहाँ मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे आईएएस कोड जो है उस कोड की समरी अवेलेबल है। स्टील और आरसीसी दोनों ही कोर्स हैं, उन दोनों की समरी अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो दोनों ही कोर्सेज। उसके अलावा सर्वे, कुछ स्टील के वीडियोज़ हैं, कुछ वीडियोज़ आपके वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के हैं, तो कुछ वीडियोज़ पड़े हुए हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है एग्जाम में, उनको आप देख सकते हैं। अदर कोई सब्जेक्ट या कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, मुझे मैसेज करना है या कमेंट करना है। मेरा नंबर आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जिन स्टूडेंट्स के पास नंबर नहीं है या जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो लिंक के थ्रू ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और लिंक कहाँ मिलेगा आपको, वही लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 8। इससे पहले हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और अब हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 की। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अकाउंट सेक्शन होता है, मतलब कि अकाउंट सेक्शन का मतलब ये है कि इस टॉपिक में मतलब आपको ये पढ़ना है कि जब कोई प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का काम चलेगा और उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट सेक्शन किया जाएगा कि मान लीजिए कि ये कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो 100 रुपये में बनेगा। कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, आपने कोई बिल्डिंग बनानी है या कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं बिल्डिंग ही हो, वो 100 रुपये में बनेगी। आपने पहले ही निर्धारित कर लिया, पहले ही सोच लिया कि 100 रुपये बनने वाली है, तो उस 100 रुपये में से कम 10 रुपये तो कौन लेके जाएगा, 10 रुपये लेके जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्टर। यानी उसमें 10 रुपये तो किसके होंगे, कॉन्ट्रैक्टर के होंगे। ये आपको याद रखना है। यानी कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 10% होता है। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट 10 रुपये का 100 रुपये का है तो उसमें 10 रुपये किसके होंगे, कॉन्ट्रैक्टर होंगे। इसके अलावा वहाँ पर लेबर वर्क करेगी तो लेबर का जो चार्ज होता है पूरे प्रोजेक्ट में लगभग होता है 25%। यानी कि आप ये मान लीजिए कि आपका जो 100 रुपये का प्रोजेक्ट था, उस 100 रुपये के प्रोजेक्ट में से 10 रुपये तो आपके ले लिए किसने, कॉन्ट्रैक्टर ने। और जो 25 रुपये हैं वो कौन ले गई, वो ले गई आपकी लेबर। ओके, इसके अलावा कंटेंजेंसी चार्जेस का खर्चा आता है लगभग 3 से लेके 5%। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो कंटेंजेंसी चार्जेस हैं ये क्या होते हैं, मतलब क्या इस कंटेंजेंसी चार्जेस का, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कंटेंजेंसी चार्जेस क्या होते हैं। और लास्ट में जो एंड का वीडियो को उसमें फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ आपको अगर कुछ आइडिया है या नहीं है एस्टिमेशन के रिगार्डिंग। ओके, इलेक्ट्रिफिकेशन का जो चार्ज होता है वो होता है लगभग 8%। अगर ओल्ड डेटा की बात करें तो पहले जो डेटा था उसमें लगभग 10% आंसर देते थे, लेकिन अब करंट डेटा के हिसाब से आंसर होगा हमारा कितना, 8%। वाटर चार्जेस का जो खर्चा आता है वो आता है लगभग 1.5%। वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी का खर्चा आता है आपका कितना, 8%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, एग्ज़ाम में आपसे वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी का कितना परसेंटेज होता है ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। साथ ही साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन का कितना चार्ज होता है ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना होता है ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। कंटेंजेंसी चार्ज कितना होता है ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। तो ये सारे एग्ज़ाम पूछा, हाँ वाटर चार्जेस का भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेबल मैं बता रहा हूँ ये आपकी जो टेबल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना आप इस पर स्टार लगाओगे उतने ही कम है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस टेबल को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, हमेशा याद रहनी चाहिए आपको ये टेबल। नोट्स में अगर आपके नहीं है तो उसमें ऐड कर लेना। डिपार्टमेंट का जो चार्ज होता है वो डिपार्टमेंट का चार्ज होता है 10 से लेके 15% तक का। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा होता है 1 to 1.5 से लेके 2% तक का। और टूल एंड प्लांस का खर्चा होता है आपका 1 से लेके 1.5% तक का। इसमें एक चीज़ और स्टार लगा लेना कि वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका खर्चा कितना है, ये एग्जाम में 2 या 3 बार पूछा जा चुका है। अब आपसे मेरा एक और क्वेश्चन है कि वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट होता क्या है, ये मुझे कमेंट करके बताना, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल थी, आपने देख लिया है। अगर आपके पास नोट्स में नहीं है तो इसका ऐड कर लेना, साथ ही साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया भी था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्पेशल पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए लिखवा रहा हूँ कि एग्जाम में पूछे गए सारे पॉइंट और आपसे फिर पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट ये है
कि नंबर ऑफ ब्रिक यूज इन 1 मीटर क्यूब कितनी है 500। यानी कि आप ये मान लीजिए कि 1 मीटर क्यूब का आपने कोई बॉक्स बनाया है, कोई भी चीज़ आपको बनानी है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो 1 मीटर क्यूब के ऑब्जेक्ट में आपकी कितनी ब्रिक्स की यूज में आएंगी। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ऐसे मान सकते हो कि आपसे 1 मीटर क्यूब का कोई बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स में बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स रखी जा सकती हैं, तो 500 ब्रिक्स की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना होता है 10% होता है। अभी अभी बताया था मैंने, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आपके लिए जानना ही बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा द नंबर ऑफ ब्रिक्स कैरिड बाय ए ट्रक, जनरली जो नॉर्मल साइज का जो ट्रक होता है उस ट्रक में जो ब्रिक्स आती हैं एक ट्रक में वो कितनी आती हैं, लगभग 4000 ब्रिक्स एक बार में रखी जा सकती हैं। यानी एक बार में आपकी ब्रिक्स की जो डिलीवरी होगी वो कितनी होगी, 4000 ब्रिक्स की डिलीवरी होगी, यानी 4000 ईंटें लेके जाएगा आपका नॉर्मल एक ट्रक। अब ये डेटा मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार आया हुआ है, शायद मैं जब एसएससी के क्वेश्चन बताऊंगा तब मैं और कंफर्म करूंगा। होता क्या है, आप ऐसे बोल देंगे कि 3 ट्रक आपके पास में ब्रिक्स के आए, ठीक है, और आपसे अप्रोक्सीमेटली 4 ऑप्शन आपके पास में एग्जाम होंगे और आपसे पूछेंगे कितनी ब्रिक्स होंगी। तो अब आपके पास में अगर आपको पता है कि लगभग 4000 ब्रिक्स एक ट्रक में आती है, तो 3 का कितना हो जाएगा 12000, तो लगभग 12000 ईंटों के आसपास में आपके पास में ऑप्शन में आएगा। तो 12000 ब्रिक्स के आसपास आपके पास में ऑप्शन होगा और वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए 12000 ऑप्शन में नहीं है, 11000 है और कहीं पर आपके 16000 है या 25 है और कुछ ज़्यादा डेटा है, तो अप्रोक्सीमेटली 11000 पे आप चले जाएंगे। तो मतलब एक आइडिया होना चाहिए कि एक ट्रक में कितनी ब्रिक्स आ सकती हैं, तो उस आइडिया के लिए ये डेटा आपको याद रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में द वॉल्यूम ऑफ सैंड कैरिड बाय अ ट्रक इज 3 to 5 मीटर क्यूब। जो सैंड आती है एक ट्रक में वो 3 से लेकर 5 मीटर क्यूब तक आ सकती है। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ लेबर इज अबाउट 25% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये भी मैंने बता दिया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा द अर्थवर्क पेमेंट इज डन इन पर 100 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। अब देखो जो अर्थवर्क किया जाता है पेमेंट का, ये पर 100 मीटर क्यूब के हिसाब से किया जाता है। यानी आप ऐसा मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप आलू खाते हैं, ठीक है, आलू की आप सब्जी खाते हैं और आलू खाना आपके परिवार वालों को, आपके घर वालों को बहुत पसंद है, और अब जब आप आलू लेने जाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं 5 किलो के हिसाब से ही लेके आते हैं। यानी कि आपको जैसे मैं गांव की भाषा में अगर बात करूं तो गांव में क्या पसेरी बोलते हैं, पसेरी बोलते हैं, पसेरी, पसेरी का मतलब होता है 5 किलो। तो आप आलू लेने समझ के लाते हैं 2 पसेरी आलू, 4 पसेरी आलू, 6 पसेरी आलू, आप इस तरह से लेके आ रहे हैं। तो इसी तरह से क्या होता है जब पेमेंट की बात होती है, अर्थवर्क की बात होती है, वहाँ पर क्या होता है 100 मीटर क्यूब में ही बात होती है। वहाँ पर 1 मीटर क्यूब 2 मीटर क्यूब इतनी में बात नहीं होती, क्योंकि आपको पता है अर्थवर्क जब बनेगा, पेमेंट का काम होगा, तो बहुत ही किलोमीटर की बात होती है, बड़ी बड़ी रोड्स बनती हैं, तो उसमें अर्थवर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अब 100 मीटर क्यूब के यूनिट के हिसाब से काम किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद मेरे हिसाब से जो मैंने बताना चाहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी वैल्यूएशन। अब हम बात करेंगे वैल्यूएशंस के बारे में। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ और कम से कम टाइम में मैक्सिमम आपको चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो माइनर टॉपिक है उनमें बहुत कम टाइम ले रहा हूँ और जिनमें लग रहा है मुझे ज़्यादा टाइम लेना चाहिए उनमें ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में जो भी चीज़ें कम होंगी, लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मुझे बतानी चाहिए, तो लास्ट में एक अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा मिसलेनियस टॉपिक से रिगार्डिंग, उसके लास्ट में और चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगा। तो आप टेंशन मत लेना, मैक्सिमम चीज़ें मैं करवाने की कोशिश करूँगा। और फिर भी आपको लगता है कि पर्टिकुलर ये टॉपिक है सर ये समझ में नहीं आया था मुझे, या फिर ये चीज़ है जो आपने डिस्कस नहीं करवाई, तो मुझे आप मैसेज करके या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें कवर हो जाएंगी ऑलरेडी सारी की सारी। तो यूनिट 2 में हम बात करें वैल्यूएशन की। अब देखो वैल्यूएशन का समझते हैं, वैल्यूएशन क्या है। वैल्यूएशन इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी और बिल्डिंग। मतलब आपके किसी प्रॉपर्टी की या किसी बिल्डिंग की, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी की या किसी बिल्डिंग की जो फेयर प्राइस निकालने का जो तरीका है, जो कला है, आर्ट मतलब कला, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी वैल्यूएशन। वैल्यूएशन एक तरीका है किसी भी चीज़ की कॉस्ट या किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी की या बिल्डिंग किसी भी चीज़ की प्राइस निकालने का। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट मीन्स ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन प्राइस ऑफ अ बिल्डिंग बट द वैल्यू मे बी इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे आएगा और, मतलब आपकी वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, वैल्यू का कोई पता नहीं है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और कॉस्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो एग्जाम में क्या होता है कई बार लैंग्वेज में मार देते हैं, वो लैंग्वेज में आपको मात खानी पड़ेगी अगर वो लैंग्वेज कुछ और लिख देंगे। ठीक है ना, तो याद रखना कि आपको मात नहीं खानी है लैंग्वेज में। अगर कहीं पर कॉस्ट लिखा हुआ और कहीं पर वैल्यू लिखा हुआ तो दोनों में फ़र्क होता है।
जनरली जब हम बात करते हैं तो हम कॉस्ट और वैल्यू को एक ही मान के कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। कॉस्ट का मतलब कुछ और होता है, वैल्यू का मतलब कुछ और होता है। कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि आपकी जेब से जो लगी है चीज़, मतलब जेब से जो खर्चा हुआ है आपकी पॉकेट से, वो तो होगी आपकी कॉस्ट। और वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू हो गई आपके कंस्ट्रक्शन हो गया, यानी आपका प्रोजेक्ट रेडी है, उसके 2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद अब आपकी करंट में क्या प्राइस चल रही है, ठीक है ना, करंट रेट क्या है उसकी, करंट जो प्राइस होगी, करंट जो प्राइस होने वाली है वो आपकी कहलाएगी वैल्यू। अब वैल्यू हो सकता है कि आपकी जेब से जो खर्चा हुआ था उससे वैल्यू हाई भी जा सकती है और डाउन भी जा सकती है, उतनी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो कॉस्ट का मतलब कुछ और होता है, वैल्यू का मतलब कुछ और होता है, बस इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि वैल्यूएशन करना क्यों है, जरूरत क्या बड़ी वैल्यूएशन करने की, क्यों करते हैं हम वैल्यूएशन? तो वैल्यूएशन इसलिए किया जाता है ताकि जब आप किसी चीज को खरीदना चाहो या बेचना चाहो तो उसकी प्राइस क्या है ये आपको पता हो। तो खरीदते या बेचते समय उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये कहाँ से पता करेंगे? वैल्यूएशन से पता करेंगे, इसलिए वैल्यूएशन किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई पार्टी है जिसको टैक्सेशन का नॉलेज रखना है या प्रोजेक्ट बनाना है, कितना टैक्स लगेगा, या कोई गवर्नमेंट साइट है, गवर्नमेंट की कोई साइट चल रही है, या गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट भी साइट चल रही है और गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाना चाहती है, तो टैक्स वगैरह लगाने के लिए उसकी कॉस्ट भी तो पता होनी चाहिए। तो अलग अलग तरह के टैक्स लगते हैं, उन टैक्स के लिए भी वहाँ पर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पता होनी चाहिए। रेंट फिक्सेशन, आपका रेंट कितना होना चाहिए, उस रेंट फिक्सेशन की उसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है या कोई बिल्डिंग आपने बनाई, उसकी कॉस्ट है आपकी 5 करोड़ रुपए और आपने उसको 5,000 रुपये में उसको किराए पे दे रखा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो पहले आपको ये तो पता हो उसकी एक्चुअल कीमत क्या है, उस कीमत के हिसाब से फिर आपको वहाँ पर रेंट देना होगा, या उसकी रेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ना, कि भाई डिपेंड करता है। या फिर मान लीजिए आपके 5,000 रुपये का कोई प्रोजेक्ट है, आपका 5,000 रुपये में कोई मकान बनाया, कोई टूटा फूटा मकान बनाया कुछ ना कुछ टीन शेड लगा के या कुछ भी करके, और आपने उसको किराए पे दे रखा है 6,000 रुपये में, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ की प्राइस क्या है, लोकेलिटी कैसी, उसके बेसिस पर फिर आप वहाँ पे रेंट फिक्स करते हो। तो रेंट फिक्सेशन में भी काम आता है, मॉर्टगेज में काम आता है, इंश्योरेंस में काम आता है। मॉर्टगेज मतलब लोन वगैरह जो हम लेते हैं बैंक से, उसके लिए भी काम आएगा। इंश्योरेंस करवाना है तो उसमें काम आएगा। तो इन सभी चीज़ों में क्या है, वैल्यूएशन काम आता है, ठीक है। अब एक टर्म है जो आपको समझनी होगी कि नेट इनकम ग्रॉस इनकम क्या होती है। देखो आपको ऑलरेडी पता होगा कि नेट इनकम क्या होगी। नेट इनकम आपकी इक्वल होती है, आपने कितने पैसे कमाए, ग्रॉस इनकम, ठीक है, और उसके अलावा माइनस कर दो ग्रॉस इनकम में से क्या, जो भी आपने खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया वो। तो अगर आप अपनी पूरी कमाई में से जो भी आपने कमाया है उसमें से अगर आप खर्चा माइनस कर देते हो, खर्चा आपने माइनस कर दिया पूरी कमाई में से, तो आपकी कुल बचत आ जाएगी कि आपकी बचत कितनी है, नेट इनकम कितनी है ना। बचत जो आपने बची हुई है वो आपके पास आ जाएगी कि नेट इनकम कितनी है, अब कुल कितनी आपकी कमाई हुई है, ठीक है। बचत भी नहीं कह सकते, बेसिक मतलब ये होता है, सेविंग तो वो कहलाती है जो पूरा खर्चा करने के बाद में फिर बचती है, ठीक है ना, वही ग्रॉस इनकम होती है। अब ये समझना, इसी चीज़ को दूसरी शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है क्या, कि ग्रॉस इनकम जो होती है, ग्रॉस इनकम कॉम्बिनेशन होती है किसका, नेट इनकम का और एक्सपेंडिचर या सेविंग्स का। अगर मैं सेविंग या एक्सपेंडिचर को नेट इनकम के साथ में ऐड कर दूंगा तो आपके पास में ग्रॉस इनकम आ जाएगी, या टोटल आपकी कितनी कमाई है वो आ जाएगी। मान लीजिए मैं कहीं पर काम करता हूँ और 100 रुपये मुझे मिलते हैं वहाँ पर काम करने के, ठीक है, और मेरा जो 100 रुपये हैं, इन 100 रुपये में से मेरा गाड़ी का खर्चा, मैं रोज़ाना गाड़ी से जाता हूँ, गाड़ी से ही वापस आता हूँ, वहाँ पर खाना भी खाता हूँ, उसके अलावा आसपास की घूमने भी जाता हूँ, तो इस तरह से कुछ ना कुछ मेरा खर्चा भी हुआ होगा, खर्चा भी हो रहा होगा ना। तो 100 रुपये में से 70 रुपये मेरे बचते हैं और 30 रुपये मैं खर्च कर देता हूँ किस में, आने जाने में और वहाँ खाने पीने में। तो इस तरह से ये जो नेट इनकम है, नेट जो मेरे पास में अब इनकम आ रही है वो कितनी है, नेट इनकम हो गई मेरी कितनी, 70 रुपये। वहाँ जो खर्चा कर रहा हूँ वो हो गया 30 रुपये, और 100 रुपये मेरी ग्रॉस इनकम थी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूँ, जब आप किसी भी पैकेट को खरीदते हैं, किसी भी पैकेट को मतलब है जैसे आप खाना खाने के लिए आप किसी मैगी का पैकेट लेकर आ रहे हैं, ठीक है, या बिस्कुट का पैकेट ले रहे हैं, तो उसमें वेट लिखा होता है। एक तो होता है ग्रॉस वेट, देखना कभी भी, ठीक है, एक होता है नेट वेट, ठीक है। ग्रॉस वेट तो हो गया उस पैकेट का और प्लस उस पैकेट के अंदर जो भी मटेरियल उसका वेट, और नेट वेट होता है सिर्फ उस पैकेट के अंदर क्या वेट है वो, और उसके जो पैकेट का वेट होता है वो अलग वेट होता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ग्रॉस वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट वेट प्लस उस पैकेट का जो ऊपर का वेट है वो पैकेट का खुद का सेल्फ वेट उसका, ठीक है ना, रैपर का वेट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ग्रॉस इनकम क्या होती है, नेट इनकम क्या होती है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसी छोटी मोटी चीज़ें पूछ लेते हैं
और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ जिसका नाम है स्क्रैप वैल्यू। ये जो टॉपिक है ये आपके इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये अगर टॉपिक आप नहीं करके गए तो अब ये मान लीजिए आप एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके रह जाएगा, ठीक है ना। स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, ऐसा एक पॉइंट है, मतलब ऐसा एक टॉपिक है छोटा सा, अगर आप ये नहीं करते तो आप ये मान के चलिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रह गया है एग्जाम में, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए स्क्रैप वैल्यू क्या होता है। तो पहले तो ये समझो कि कोई भी प्रॉपर्टी है या किसी भी प्रॉपर्टी पर आप वर्क कर रहे हैं, उसका यूटिलिटी पीरियड खत्म होने के बाद में उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट बचेगी, लास्ट में कुछ ना कुछ रद्दी बिल्कुल खराब हो जाएगी वो चीज़, तो उसके बाद में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू लगभग होती है 10% के आसपास, पहले तो समझो। या फिर दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ कि मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट है, या मान लीजिए आपने साइकिल खरीदी, ठीक है ना, साइकिल खरीदी, साइकिल को आपने खूब चलाया 10 साल 20 साल, और 10 साल 20 साल चलाने के बाद में उसको कबाड़े में बेच दिया। कबाड़े में जब बेचेंगे तो लगभग उसकी कॉस्ट कितनी मिलती है, लगभग कॉस्ट मिलती है 10%। ये एवरेज अप्रोक्सीमेटली डेटा है। तो आपको ये मान के चलना है कि स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू जो होती है वो लगभग कितनी होती है, वो होती है 10%, ठीक है। तो इसको लगभग 10% मान के चलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो स्क्रैप वैल्यू है, ये स्क्रैप वैल्यू है क्या। इट इज़ द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल। ये डिसमेंटल मटेरियल की वैल्यू होती है, यानी कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे साइकिल है, साइकिल को आपने बेचा, साइकिल को अलग अलग पार्ट्स में यानी टुकड़े करके बेचा, और टुकड़े करके बेचने से जो आपने कमाई की या जो भी पैसा आपको मिला रिटर्न में, वो आपकी क्या कहलाती है, स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसके टायर अलग बेचे, उसका हैंडल अलग बेचा, उसका एक्सल अलग बेचा, ठीक है ना, इस तरह से उसकी बॉडी को अलग तरीके से बेचा, टुकड़े करके पार्ट्स में बेच दिया आपने, तो उससे 10 रुपये 20 रुपये जो भी आपने कमाए हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, स्क्रैप वैल्यू कहलाएगी। स्क्रैप का मतलब क्या हो जाता है, अलग अलग पार्ट्स में टुकड़े करके बेचना। लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल ऑफ रबिश मटेरियल इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल रिसिप्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ यूजेबल मटेरियल। मतलब आपने साइकिल है, उस साइकिल को तोड़ मरोड़ने के बाद में जो भी सामान उससे बाहर निकला और उसको बेच के जो भी आपने पैसा कमाया, तो उस रिमूवल को करने में, रबिश मटेरियल हटाने में या डिसमेंटल करने में जो भी खर्चा होगा, उस टोटल कॉस्ट में से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा रिसिप्ट में से। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि साल्वेज वैल्यू क्या होती है। देखो, साल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू में एक ही चीज़ का फर्क है कि साल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू दोनों ही क्या है, पहले तो ये समझ लो। दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब सिर्फ एक ही है कि कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रॉपर्टी है, जब उसका यूटिलिटी पीरियड खत्म हो जाता है, यूटिलिटी पीरियड खत्म होने के बाद में उस चीज़ को बेचा जब जाएगा, अगर उसको एक साथ जैसा का जैसा है उसी रूप में अगर बेच दिया आपने, तो वो तो कहलाएगा विदाउट डिसमेंटल। अगर आपने बेचा है तो वो कहलाएगा साल्वेज। लेकिन अगर आपने उसको टुकड़े करके अलग अलग पार्ट्स में बेचा है, टुकड़े करके बेचा है, यानी डिसमेंटल करके बेचा है, तो वो कहलाएगा आपका स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। अब समझना, विदाउट डिसमेंटल बेच दिया यानी कि साल्वेज वैल्यू वो हो गया, लेकिन अगर आपने डिसमेंटलिंग या रिमूवल ऑफ रबिश का मटेरियल का जो भी खर्चा आपने किया है, वो खर्चा आपके यहाँ पर माइनस नहीं किया जाता है, किसमें, साल्वेज वैल्यू में, जबकि स्क्रैप वैल्यू में वो पैसा माइनस किया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि स्क्रैप वैल्यू साल्वेज वैल्यू से क्वेश्चन कैसा आता है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा आएगा कि स्क्रैप वैल्यू किसको बोलते हैं। स्क्रैप वैल्यू उसको बोलते हैं जिसमें आप चीज़ को डिसमेंटल करके बेचेंगे, साल्वेज वैल्यू में आप विदाउट डिसमेंटल बेचेंगे। और इंपॉर्टेंट नोट भी समझ लीजिए दोनों के लिए, साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई पता नहीं है। मतलब हो सकता है साल्वेज वैल्यू नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, जीरो भी हो। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार कोई भी प्रोजेक्ट है, मान लीजिए साइकिल है या साइकिल के कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, उसको जब बेचा जाएगा लास्ट में तो उससे कुछ ना कुछ पैसे मिलने चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी कि जीरो तो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। या फिर आप एक तरीके से ये भी सोच सकते हैं, चलो ठीक है, कोई चीज़ खराब हो गई, उसको बेच रहा हूँ, उसको कोई ले नहीं रहा तो मैंने फेंक दिया, यानी कि उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन ये नेगेटिव कब होगी, ये एक सवाल आता है। किसी भी प्रोजेक्ट को खत्म हो जाएगा, जब वो प्रोजेक्ट या कोई भी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जब खत्म हो जाएगी, उस प्रॉपर्टी के लिए उसको जब मैं बेचूंगा तो उसको कोई नहीं खरीदेगा तो जीरो हो गई वैल्यू, कोई खरीद लेगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ये नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, तो देखो नेगेटिव वैल्यू कब आएगी, मान लीजिए आपका कोई प्रोजेक्ट है, और ज़्यादातर ये कब होता है, ये बिल्डिंग रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनमें होता है। जैसे आरसीसी का कोई स्ट्रक्चर है वो आपने बनाया, ठीक है, कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर है वो आपने बनाया, और कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है वो टूट गया है लास्ट में, और अब वो वहाँ पर क्या है, क्या डिस्ट्रॉयड स्थिति में आपको पड़ा हुआ है। अब आपके पास में क्या है, वो जो ज़मीन है, उस ज़मीन को आप यूज़ करना चाहते हैं किसी और अदर पर्पज़ के लिए।
अब जो वहाँ पर जो स्ट्रक्चर बची हुई है टूटी फूटी स्ट्रक्चर, उसको अगर आप किसी को बेचना चाहें तो कोई लेगा? कोई नहीं लेगा, क्योंकि वो क्या है, वो किसी भी काम की नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस स्ट्रक्चर को खरीद नहीं रहा है, यानी कि उसकी प्राइस क्या है, 0 है, बट उस स्ट्रक्चर को वहाँ से हटाना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, और फेंकने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जेब से क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। समझ में आया? तो अगर आपने जेब से खर्चा किया है, यानी कि आपकी जेब से पैसा लग गया, यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो ज्यादातर बिल्डिंग के जो केसेस होते हैं या आरसीसी स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें ऐसा होता है, जब बिल्डिंग खत्म हो जाती है तो उसको वहां से तोड़वाने का, उसको वहां से साफ करवाने का जो खर्चा होता है तो जेब से देना पड़ता है बिल्डर को। तो इस केसेस में ये होता है। तो आपको एक बात यहाँ याद रखनी है कि जो भी साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकती है, और एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर स्क्रैप वैल्यू एंड साल्वेज वैल्यू ऑलवेज नेग्लिजिबल। तो आपको याद रखना है कि आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू क्या होती है, ज्यादातर क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, यानी कि लगभग क्या होती है, 0 होती है, और कुछ केसेस में ये क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको पता रहने चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिंकिंग फंड के बारे में कि सिंकिंग फंड क्या होता है। देखो, सिंकिंग फंड अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिंकिंग फंड से पहले एक चीज आपको मुझे बतानी है कि एक चीज आप बताओ, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े एकड़ में, बड़े बड़े जमीन पे, बहुत बड़े बड़े प्लॉट वगैरह की जो जमीन होती है, वहाँ पर बड़े बड़े शहरों में क्या हो रहा है कि अपार्टमेंट बन रहे हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, 20-20, 25-25 मंजिला इमारतें बन रही हैं, और इमारतों में फ्लैट बने हुए होते हैं, उन फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। तो आपने ये भी देखा होगा कि मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में ये अलग अलग फ्लोर बने हुए हैं, नीचे भी कोई रह रहा है, ऊपर कोई रह रहा है, ऊपर कोई रह रहा है, ऊपर कोई रह रहा है, और लोगों ने अपने जेब से पैसा दे के, मान लीजिए 20 लाख में या 50 लाख में या 1 करोड़ में फ्लैट ले लिया, और वो वहाँ पर रह रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा, आप खुद सोचना, एक समय ऐसा आएगा, 100 साल बाद आए चाहे, ठीक है, या 150 साल बाद आए, जब ये बिल्डिंग क्या होगी, ये बिल्डिंग टूट जाएगी, जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। ये आप दिमाग लगा सकते नहीं लगा सकते, कभी ना कभी तो ये बिल्डिंग टूटेगी, कभी ना कभी तो इसकी लाइफ पूरी होगी, तब ये बिल्डिंग टूट जाएगी। जब ये बिल्डिंग टूटेगी या टूटने वाली होगी, तब ये जो जमीन है, नीचे की जमीन, ये किसको मिलेगी? इस पर एक सवाल है, इसका दिमाग लगाओ, ये किसको मिल सकती है जमीन? आपने खुद कभी सोचा भी होगा कि यार कोई फ्लैट में अगर कोई नीचे रह रहा है, क्या इस नीचे रहने वाले को जमीन मिल जाएगी, या फिर इसमें जितने लोग रह रहे हैं उन सबको थोड़ी थोड़ी जमीन मिलेगी? तो मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर कोई प्लेस है, जिसकी लेंथ, जिसकी साइज है 5 मीटर इंटू 10 मीटर, कोई साइज है, मान लीजिए 5 बाई 10 का कोई साइज है, और इसमें अगर साइज अगर आप दोगे तो सबको कितनी मिलेगी? थोड़ी थोड़ी जमीन मिलेगी। अगर वो उस जमीन में अगर घर बनाना चाहे तो उसमें सिर्फ एक कमरा बनेगा मुश्किल से, या वो भी नहीं बन पाएगा। तो ऐसा क्या होता है, मतलब किस तरह से मैनेज करते हैं इस चीज को? तो देखो, इसका क्या होता है, इसकी पूरी स्टोरी ये होती है कि मान लीजिए पर्टिकुलर कोई एक प्लॉट है या कोई स्पेस है, वहां पर आपने कोई अपार्टमेंट वगैरह बना दिया, अपार्टमेंट बन गया, अपार्टमेंट रेडी हो गया। तो अपार्टमेंट रेडी होने के बाद में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी में क्या होता है, एक फंड होता है, एक फंड बनाया जाता है, और उस फंड में क्या होते हैं, पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, मनी इकट्ठी की जाती है, और ये पैसे थोड़े 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 इकट्ठे होते रहते हैं, और इकट्ठे होने के बाद में एंड में, लास्ट में जाके इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि ये बिल्डिंग वापस बनाई जा सके। समझ में आया? ये बिल्डिंग वापस बनाई जा सके। तो ये जो फंड होता है, इसी को बोलते हैं सिंकिंग फंड। समझ में आया? स्टोरी समझ में आई? स्टोरी क्या है? सिंकिंग फंड किसको बोलते हैं बेटा? सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड होता है जिसको बनाया जाता है ताकि एंड में, यानी एंड मतलब जब यूटिलिटी पीरियड खत्म हो जाएगा, बिल्डिंग की एज जो है वो एकदम पूरी की पूरी हो जाएगी, जब बिल्डिंग टूटने वाली होगी, तो उस समय पर बिल्डिंग ना टूटे, या टूटने के बाद में उसको वापस रिपेयर करा जा सके या वापस बनाया जा सकते, उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए ना। तो जो पैसा होता है वही क्या कहलाता है? सिंकिंग फंड कहलाता है। तो सिंकिंग फंड का काम क्या है? देखो, सिंकिंग फंड का काम ये है कि हम क्या करेंगे, सिंकिंग फंड के थ्रू ये पता कर लेंगे कि यार कितने कितने रुपए हैं, वो जमा कर करके हम क्या कर सकते हैं कि उस अमाउंट को प्राप्त कर सकें आफ्टर एन ईयर, ताकि इस बिल्डिंग को दोबारा बनाया जा सके या रीयूज किया जा सके। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये सिंकिंग फंड निकालने का तरीका है। और सिंकिंग फंड क्या होता है ये भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो समझना क्या क्या होता है, वैल्यूज क्या क्या है। एस तो होता है आपका टोटल सिंकिंग फंड, कि टोटल सिंकिंग फंड कितना आपको चाहिए। एल होता है एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ द सिंकिंग फंड, यानी हर साल अपनी किस्त कितनी है, ये इंस्टॉलमेंट है, ये किस्त है, ध्यान रखना ये किस्त है। एल का मतलब है किस्त, कि आपको हर साल कितने रुपए आपको जमा करने हैं उस फंड में। ठीक है। आई क्या है? रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट है। एन है ईयर ऑफ यूटिलिटी पीरियड, मान लीजिए 100 साल तक आपकी बिल्डिंग क्या होगी,
चलेगी, 100 साल इसकी उम्र है, तो वो हो गई n। समझ में आया? तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और चीज है जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है 2-3 बार, कोफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड जो है उसका कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड होता है आपका जो एस है, उसके अलावा जो भी वैल्यूज है वो कोफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड है। मतलब इस एस को अगर यहाँ से हटा दूं मैं, तो जो बचेगा वो कोफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड है, यानी कि आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर n-1, ये है आपका कोफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड, और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। उसके अलावा ये कोफिशिएंट ऑफ सिंकिंग फंड तो है ही है, इस सिंकिंग फंड का फॉर्मूला, ये एल का फॉर्मूला जो पूरा फॉर्मूला है बॉक्स में, ये एग्जाम में 4 या 5 बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। सिंकिंग फंड क्या होता है ये मैंने बताने की कोशिश की है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम चीजें पढ़ तो लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मार्केट वैल्यू के बारे में कि मार्केट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, चलिए मार्केट वैल्यू चलते हैं। मार्केट वैल्यू क्या होती है? इट इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ इट इज द पुट इन ओपन मार्केट फॉर ऑक्शन। यानी कि आप मान सकते हैं कि मार्केट वैल्यू ये होती है कि किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप पर्टिकुलर उस करंट टाइम पर अगर आप मार्केट में निकालें कि इसके कितने रुपए में मैं इसको बेच सकता हूँ, तो जो आपको वैल्यू मिलने वाली है, जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी क्या कहलाएगी? मार्केट वैल्यू कहलाएगी, अगर आप उसकी बोली लगाएं मार्केट में तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि करंट डे, यानी उसी दिन की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट डे की, उस प्रेजेंट डे में आपको क्या करना है? उस बिल्डिंग को क्या करना है? उसकी वैल्यू पता करनी है कि मार्केट वैल्यू क्या है। तो आप क्या करेंगे? मार्केट में बोल देंगे कि हाँ मैं अपनी ये बिल्डिंग बेच रहा हूँ, प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, बताइए इसकी क्या प्राइस है। तो मार्केट में आपने क्या बोली लगाई, ऑप्शन लगाया, और वहाँ पे जितने भी लोग होंगे खरीदने वाले, वो सब अपनी अपनी बोली लगाएंगे कि मैं इतने रुपए में खरीद सकता हूँ, मैं इतने रुपए में। तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में अभी क्या वैल्यू है उस करंट प्रॉपर्टी की। ठीक है, ये होती है आपकी मार्केट वैल्यू। एक होती है बुक वैल्यू। क्यों पढ़ रहे हैं तो कभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक होती है मार्केट वैल्यू, एक होती है बुक वैल्यू, दोनों में फर्क होता है। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू डिक्रीजेज ईयर टू ईयर ग्रेजुअली। तो ईयर टू ईयर बुक वैल्यू क्या होती है? कम होती है। बुक वैल्यू होती क्या है समझना, बुक वैल्यू होती है वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अप टू द ईयर डिप्रिसिएशन अलाउड फॉर द ईयर। यानी कि आपके पास में जो बुक वैल्यू है वो वैल्यू हो जाएगी कि वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अप टू द ईयर, दैट ईयर डिप्रिसिएशन अलाउड फॉर द दैट ईयर। यानी कि मान लीजिए कोई एक्स अमाउंट है, यानी एक्स रुपए की है, और उसमें से अगर आपने क्या है डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो वो जो वैल्यू बचेगी वो कहलाएगी आपकी बुक वैल्यू। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन लाइफ पीरियड ऑफ बिल्डिंग प्रॉपर्टी एंड इट्स डिप्रिसिएशन अमाउंट। यानी डिप्रिसिएशन अमाउंट और उसकी प्रॉपर्टी की क्या लाइफ हो गई है, कितना लाइफ पीरियड है, उस पर डिपेंड करती है। आफ्टर द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड बुक वैल्यू इज इक्वल टू द स्क्रैप वैल्यू। यानी यूटिलिटी पीरियड के बाद में जो बुक वैल्यू होती है वो लास्ट में कितनी बच जाती है? स्क्रैप वैल्यू के बराबर ही बचती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई 100 रुपए किसी चीज की वैल्यू है 100 रुपए, और डिप्रिसिएशन हो रहा है धीरे धीरे, फिर वो कितना हो जाएगा? 90 हो गया, फिर धीरे धीरे 80 हो जाएगा, तो लास्ट में जाते जाते उसकी जो स्क्रैप वैल्यू बचेगी लगभग 10 रुपए, तो वही आपकी क्या हो जाएगी? बुक वैल्यू हो जाएगी। तो बुक वैल्यू जो मैंने बोला था ये डिपेंड करती है किस पर? यूटिलिटी पीरियड पर। तो इस तरह डिपेंड करती है, आपको समझ में आ रहा होगा। और लास्ट में क्या हो जाती है? लास्ट में किसके बराबर? स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाती है। और डिप्रिसिएशन पर डिपेंड करती है, क्योंकि डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे वैल्यू क्या होती है? डाउन होती चली जाती है समय के साथ में। तो ये डिप्रिसिएशन पर भी डिपेंड करती है। तो ये होती है बुक वैल्यू और वो होती है मार्केट वैल्यू, दोनों में फर्क होता है। बुक वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? आपकी लाइफ पीरियड पर। ठीक है, और किस पर? डिप्रिसिएशन पर। मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसको अगर आप ओपन मार्केट में अगर रखें और वहां पर जो इतनी उसकी बोली लगेगी वही वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं ऑब्सोलेंस की। ऑब्सोलेंस क्या होता है? जो भी आउटडेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, डिजाइन होती हैं, उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? मार्केट में कम हो जाती है, उसी को बोलते हैं ऑब्सोलेंस। छोटी सी एक लाइन है, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, मतलब ये समझ लो। वैसे ऑब्सोलेंस को पढ़ाने में आप चाहो तो 15 से 20 मिनट आप ले सकते हो। ऑब्सोलेंस क्या होता है, एग्जांपल इधर उधर की बातें करके 15-20 मिनट ले सकते हो, लेकिन आपके काम का क्या है? काम का सिर्फ इतना है, ये पता करना कि ऑब्सोलेंस होता क्या है। तो एक लाइन में समझ लो, ऑब्सोलेंस क्या होता है? ऑब्सोलेंस टर्म यूज की जाती है उन चीजों के लिए जिनकी डिजाइन या जिनकी स्ट्रक्चर क्या है? आउटडेटेड है या पुरानी है, और उनकी वजह से उनकी वैल्यू हो गई कम। तो जो वैल्यू कम हुई है, किसकी वजह से वैल्यू कम हुई है? क्योंकि उनकी डिजाइन पुरानी है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। एग्जाम्पल की अगर आप बात करें तो आप ऐसे समझ लो, एग्जाम्पल के तौर पे आपने एसटीडी पीसीओ देखे हैं क्या? जब आप छोटे होंगे तब आपने देखा होगा एसटीडी पीसीओ बने रहते थे, बॉक्स बने रहते थे, उसमें फोन रखा होता था और आप जाते थे, कॉल करते थे, और 5 से 10 रुपए का जो भी आपका चार्ज है, 15 रुपए जितनी बात करते हो उतना हो जाता था। क्या आप करंट सिचुएशन में ऐसे एसटीडी पीसीओ वगैरह देखते हो क्या?
आपको कोई देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि सबके पास में क्या है, सबके पास में मोबाइल है, उसी से वो सब बात करते हैं। तो अब मतलब ये है कि एसटीडी पीसीओ का जो डिजाइन था या स्ट्रक्चर था, जो ये चीजें थी, ये आउटडेटेड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं, मोबाइल है लोगों के पास में, उससे वो बात कर लेते हैं। तो ये क्या है, इसकी जो वैल्यू है ये कम हुई है। ये किसकी वजह से हुई है? ऑब्सोलेंस की वजह से हुई है। तो इसको हम बोलेंगे ऑब्सोलेंस। नहीं समझ में आया तो आप ये समझ लो कि भाई देखो ऐसा है कि पहले क्या होता था, पहले जब हम काम में लेते खेती बाड़ी का जो काम होता था, उस खेती बाड़ी के काम में बैल काम में आते थे पहले, ठीक है ना। ऑक्स काम में आते थे, बैल काम में आते थे। अब बैल की जगह पे क्या काम में आता है? ट्रैक्टर काम में आता है। आप ट्रैक्टर से खेती करते हो। तो ये क्या हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी, बैल गायब हो चुके हैं। किसकी वजह से हुए? ऑब्सोलेंस की वजह से, क्योंकि नई डिजाइन आ चुकी है हमारे पास में। ओल्ड डिजाइन या ओल्ड स्ट्रक्चर क्या हो चुके, खत्म हो चुके हैं। तो ये एग्जाम्पल था। अब बात करते थे कैपिटल वैल्यू की। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब कि सीवी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू होता है नेट एनुअल इनकम मल्टीप्लाई ईयर ऑफ परचेज। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बेटा बताओ कि आपके कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मूला ये होता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर ईयर ऑफ परचेज क्या है, तो ईयर ऑफ परचेज इक्वल टू होता है 100 डिवाइडेड बाई ROI। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखो मैं पहले बता रहा था और फिर बता देता हूँ कि जिन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करूँ, ज़्यादा बताऊँ, वो इंपॉर्टेंट है। तो इस पर भी स्टार मार्क करो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, न्यूमेरिकल आया था एक बार, और एक बार इसका फॉर्मूला पूछा था। तो आपको पता होना चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या फॉर्मूला है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब CV इक्वल टू हो जाता है आपका कि आपकी नेट इनकम कितनी है मल्टीप्लाई आपका ईयर ऑफ परचेज YP कितना है। अब ये भी आपको समझना पड़ेगा कि YP का मतलब क्या, ईयर ऑफ परचेज का मतलब होता है कि 100 अपॉन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि कोई भी आपका प्रोजेक्ट है, कोई भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस में से आपको कितना परसेंटेज का रिटर्न होगा, वही आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये आता है आंसर परसेंटेज में, मतलब परसेंटेज में बोलते हैं। जैसे 5% का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, या 15% का है, या 50% का, कितने परसेंट का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न कितना मिलेगा आपको, वो होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है छोटी छोटी, वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपकी डिस्ट्रेस वैल्यू क्या होती है, मोनोपोली वैल्यू क्या होती है, सेंटिमेंटल वैल्यू क्या होती है। देखो डिस्ट्रेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रेस वैल्यू का मतलब ये हो गया कि आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, मान लीजिए आपका कोई घर था, प्रॉपर्टी थी या घर था आपका, उस प्रॉपर्टी में क्या हुआ, अचानक से उसके सडनली उसके दाम गिर गए, यानी उसकी क्या है, वैल्यू गिर गई। वैल्यू क्यों गिरी? कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कोई घर था, और उस घर में, आपका घर नहीं किसी और का घर मान लेते हैं, ठीक है, किसी और का घर है, XYZ किसी का घर है, और उसके घर में क्या हुआ, सडनली 5 लोगों ने एक साथ एक ही रात को क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। ठीक है ना, आत्महत्या कर ली उसने। अगर एक ही रात में 5 लोगों ने एक घर में आत्महत्या कर ली हो, तो बताओ क्या उस आसपास के घर में, जो आसपास के घर होंगे, उनमें दहशत फैल जाएगी? नहीं फैलेगी? कोई उस कॉलोनी में उस मकान को खरीदना चाहेगा? नहीं खरीदना चाहेगा। मान लीजिए उस प्लॉट की कीमत थी 50 करोड़ रुपए, और सडनली अगले ही दिन वो देखना 10 करोड़ रुपए में या 25 करोड़ रुपए में अगर खरीदना चाहेगा, तो भी लोग लेना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है यहाँ पे 5-5 भूत एक साथ रहते हैं, और साथ में वो लेके भी आएंगे 2-4 को। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होगा किसका, डिस्ट्रेस वैल्यू का। ठीक है, तो ये अच्छा एग्जाम्पल था समझाने के लिए। इसी तरीके से और भी चीज़ें हो सकती है, तो ये कहलाती है आपकी डिस्ट्रेस वैल्यू। एक होती है मोनोपोली वैल्यू। मोनोपोली वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी, ध्यान से समझना, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी जैसा कोई है ही नहीं, मतलब आसपास वैसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसी कोई बिल्डिंग ही नहीं है, वो कहलाती है, वो उसकी कीमत क्या होगी, उसकी कॉस्ट बहुत हाई होगी एज कम्पेयर टू अदर प्रॉपर्टीज नियर बाय। मतलब आसपास की जितनी प्रॉपर्टी है उनसे कुछ अलग ही वैल्यू आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि मोनोपोली है, ऐसा कुछ आपके पास है ही नहीं आसपास और कहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर 3 मंजिल की या 4 मंजिल की या 5 मंजिल की बिल्डिंग है, और वहाँ पर आपने 15 मंजिल की बिल्डिंग बना रखी है, वो भी बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया वाली, तो आपको कीमत अच्छी मिलने वाली है। या फिर कोई आपने ऐसी बिल्डिंग बनाई है जो पुराने ज़माने से रिलेटेड है, या पुराने ज़माने की कोई बिल्डिंग है, उसको आपने सजा संवार के रख रखा है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, और आसपास कोई ऐसी कोई बिल्डिंग ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो कहलाती है आपकी मोनोपोली वैल्यू कहलाती है आपको। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें कि मोनोपोली वैल्यू का एग्जाम्पल क्या है, तो ताजमहल है। ताजमहल देखो, एक एकमात्र आर्ट ऐसा चीज़ है और एक अजूबा है जो जैसा कि कोई है ही नहीं कहीं पर भी, पूरे विश्व में नहीं है ऐसा, तो वो मोनोपोली वैल्यू हो गई। सेंटिमेंटल वैल्यू क्या होती है भाई? सेंटिमेंटल वैल्यू का मतलब होता है सेंटिमेंट वगैरह जुड़े हुए हैं जिससे किसी के, मान लीजिए ऐश्वर्या राय का बच्चन का घर है, ऐश्वर्या राय बच्चन है, उसका घर है,
तो उसके घर की कीमत अलग होगी। क्यों? क्योंकि उसमें ऐश्वर्या बच्चन रहती थी। मान लीजिए अमिताभ बच्चन का घर है, तो अमिताभ बच्चन का घर की वैल्यू अलग होगी। तो ठीक है, कोई सेलिब्रिटी हो, कोई बड़ा आदमी हो, वो जिस घर में रहता है, जिस चीज़ को यूज़ करता है, उसके पैसे बहुत ही ज़्यादा हाईली मिलते हैं, क्योंकि क्योंकि उसको किसी पर्टिकुलर स्पेशल आदमी ने यूज़ किया। जैसे सचिन तेंदुलकर का बैट है, उसकी बोली लगती है तो उसको करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो वो क्या हो गया? सेंटिमेंटल वैल्यू में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनको आपको समझना जरूरी था, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इनसे आपसे एग्जाम पूछा जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। डिप्रिशिएशन के कितने मेथड्स हैं, कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर डिप्रिशिएशन ऑफ द स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर का डिप्रिशिएशन कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम यहीं तक बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, 35-36 मिनट हो चुके हैं। तो इतना ही पढ़ते हैं आज, बाकी हम पढ़ेंगे कल। यानी कि आपका जो लेक्चर नंबर जो होने वाला है, अब लेक्चर नंबर आपको 9 मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8, आपको कैसा लगा है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कमेंट करने में किसी को परेशानी होती है, टाइप नहीं करना चाहता है, तो वो लाइक करके बता सकता है। और अगर किसी को ख़राब लगा है तो वो डिसलाइक भी कर सकता है, कोई बात नहीं है। लाइक डिसलाइक करना ज़रूरी है। देखो, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, जो लोग ये बोलते हैं कि सिर्फ लाइक करो, तो उनको डिसलाइक भी मिलना ज़रूरी है ना, कि भाई अच्छा लगा तो ही तो लाइक करें, ज़बरदस्ती लाइक थोड़ी करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा है, समझने लायक है और एग्ज़ाम में आने लायक है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी करो, जिससे कि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। ठीक है, तीसरी चीज़, मुझे फ़ायदा कब होगा? मुझे फ़ायदा तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आएंगे, तभी मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा आएगा। ठीक है, तो देख लो, अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो। और मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है, उसको भी तुम सब्सक्राइब कर लेना, नंदी नाम से। उस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं वो मैं अपलोड करता हूँ, जैसे अपने इतिहास वगैरह से रिलेटेड, या वर्ल्ड में या अपने भारत में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता होती हैं, उनके रिगार्डिंग वहाँ पर वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। एंटरटेनमेंट पर्पज़ से वहाँ पर वीडियो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर फीचर चैनल जो होते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।